मार्केट की महारथी में आपका स्वागत है। हमारे साथ मार्केट के महारथी में आज विस्तार से बाजार पर अपना आउटलुक लेकर इक्विनामिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ओके राजेश, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम है जब आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट में सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर जो बड़े इवेंट्स थे, बड़े ट्रिगर्स थे, वो पैन आउट होते हुए दिख चुके हैं। अर्निंग सीजन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इनफैक्ट खत्म ही हो चुका है। चुनिंदा नंबर्स अब आ रहे हैं। इसके अलावा तिमाही नतीजे खत्म हो चुके हैं। एफआईएस की वापसी अब तक हुई नहीं है और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अंडरटोन डोमेस्टिक मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स का आप कैसे देख रहे हैं? और इस वक्त जो दुविधा है लोगों के मन में कि इस सेंटिमेंट को देखते हुए भारतीय बाजार में उतरना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम में कुछ आ गया है और लोग सभी इन्वेस्टर जो मार्केट में 3 4 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ एक बढ़ता हुआ मार्केट देखा था और घटता हुआ मार्केट बहुत कम दिखा था। आई थिंक उन सब इन्वेस्टर्स के लिए, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, नए निवेशक हैं, उनके लिए बहुत ही एक चुनौती हो गई है कि अब क्या किया जाए मार्केट में। लेकिन मार्केट करेक्शन जो जारी है उसमें इतना नेगेटिव नहीं रीड करना चाहिए। उसके काफी रीजंस हैं और रीजंस ये हैं कि एक तो मार्केट करेक्शन क्यों हो रहा है, इसके दो दो अहम रीजंस रीजंस है, कारण है। एक है कि लिक्विडिटी फ्लो। तो मार्केट जो है, जो कोई भी मार्केट देख लीजिए आप, कमोडिटी मार्केट देखिए, इक्विटी मार्केट देखिए, वगैरह वगैरह, हर मार्केट में जो इक्विटी फ्लो, जो लिक्विडिटी फ्लो होता है, वो बहुत ही जरूरी होता है। उसको उसको समझना और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना और बाय सेल करना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय जो लिक्विडिटी फ्लो है, वो जो डोमेस्टिक मार्केट में है, भारत के इक्विटी मार्केट में, वो जरा नेगेटिव चल रहा है। और ये जब तक पॉजिटिव फ्लोज नहीं आते, तब तक थोड़ा संभल के मार्केट को देखना होगा। इस फ्लो के भी दो भाग हैं, एक डोमेस्टिक है, एक फॉरेन है। डोमेस्टिक फ्लोज अगर आप देखें तो भारतीय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, वो हमारे एसआईपीज अगर आप देखिए या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स देखिए, वो बरकरार रहे हैं और उसी लेवल पर हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर का। जहां सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है वो है फॉरेन इन्वेस्टर का, और उसके काफी कारण हमने काफी बार उस पर चर्चा की है। और वो रीजंस जो हैं वो इतने करेक्ट नहीं हुए अब तक। तो ये समझना कि फ्लो और आ जाएगा, अब तक ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे। और यूएस अगर अपने इन्वेस्टर इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन करके रखे और कट नहीं करे, और यूएस में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड की पॉलिसी है, वो अगर फॉरेन मार्केट्स के लिए, फॉरेन करेंसीज के लिए सपोर्टिव ना रहे, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा कि इंडिया में, भारत में फिर से फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। तो वो एक बहुत ही अहम पैरामीटर है जिसको हम देख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बजट आ गया, जैसे कि आपने कहा, सब इंपॉर्टेंट जो न्यूज थे, न्यूज फ्लो सब हो चुके हैं। बट बजट आया, बजट बहुत ही अच्छा था। आरबीआई से रेट कट की उम्मीद थी, आरबीआई ने रेट कट कर दिया। और भी जो बजट में पॉलिसी रिफॉर्म्स थे, थोड़े बहुत बहुत ही अच्छे रहे हैं। हाल ही में इंडिया यूएस की जो ट्रेड की डील थी, वो साइन हो चुकी है। उसमें काफी सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ही अच्छा है, डिफेंस के लिए। ऑफ कोर्स उस एग्रीमेंट में एक वो समान शुल्क जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाया गया है, उससे थोड़ा कंसर्न होगा हर कंट्री को जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, बट भारत में भी थोड़ा उसका असर रहेगा। ऑयल का प्राइस अगर आप देखिए, तेल का भाव वो भी थोड़ा वीक हो चुका है ओवरऑल। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखिए, वो भी काफी अभी स्टेबल हो चुकी है। तो मेरा बोलना है कि काफी पॉजिटिव है, लेकिन जो मार्केट का जो लिक्विडिटी फ्लो नेगेटिव चल रहा है, उसके चलते पॉजिटिव्स पे कोई ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली वैल्यूएशंस डिसाइड करेंगे मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है और किस लेवल पर, किस स्तर पर मार्केट स्टेबल होता है। तो वैल्यूएशंस पर नजर रखिए, अर्निंग्स ग्रोथ पर नजर रखिए। ये सिंपल, एक्चुअली सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अर्निंग्स ग्रोथ को देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो राजेश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कई लोगों को जब इस तरह की गिरावट आती है और हम सबको आदत भी नहीं रही है, तो हम थोड़ा फास्ट रिकवरी की उम्मीद भी करते हैं। तो सर आपको भी पता है कि 26,000 के नियर अबाउट निफ्टी का लेवल्स अक्टूबर में थे। अक्टूबर से लेकर आज फेब में करीब 5 महीने लगे यहाँ तक पहुँचने में।
यानी कि 3000 पॉइंट्स खोने में भी 5 महीने लग गए। ऐसा नहीं कि बाज़ार एकदम से टूट के भरभरा के गिरा वनडे में ही, जी और वनडे में जी एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ऊपर आएगा। तो अगर रिकवरी जिस पेस से आई है, मतलब फॉल जिस पेस से आया उसी पेस से अगर रिकवरी भी हो, तब भी सर जुलाई में जाके हम रिकवर करेंगे जहाँ से हम गिरे हाँ हैं, जी जुलाई में। अभी हम फेब में हैं। तो ये बात सच है कि धीरे धीरे करना, हमको एकोमुलेट करना चाहिए और टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे हम टाइम करेक्शन बोलते हैं, ऐसे टाइम जी रिकवरी भी तो होगी ना। हाँ जी हाँ जी। नहीं डिम्पी जी, आपने बहुत ही सही कहा है, टाइम रिकवरी भी होती है जैसे टाइम करेक्शन होता है। अभी हाल ही में अगर आप ये अक्टूबर से लेके अब तक की जो बात कर रहे हैं, 4-5 महीने में जो करेक्शन हुआ है, ये प्राइस करेक्शन हुआ है। और हम सिर्फ अगर निफ्टी का लेवल देखें या इंडेक्सेस जो है, इंडाइसेस है, उनका लेवल देखें तो उसमें इतनी गिरावट दिखती नहीं है, उतना पेन दिखता नहीं है। लेकिन जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आए थे, ये मैंने काफी बार आपके चैनल पर भी कहा है कि जो डीमैट अकाउंट है, जो न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आए थे, वो अभी तकरीबन एक 20 करोड़ के आसपास होंगे। उसमें से पिछले 5 साल में 15 से 16 करोड़ इन्वेस्टर्स का न्यू डीमैट अकाउंट खुला है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही न्यू मनी, नया पैसा मार्केट में आया है। और जो ये नया पैसा है, बहुत ज्यादा इसका जो प्रोपोर्शन है वो एसआईपी के थ्रू आया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डायरेक्ट अकाउंट में इन्वेस्ट हुआ है, वो ज्यादा करके ये इन्वेस्टर्स छोटी कंपनीज में, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में आए हैं। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आप कहिए या ऑनलाइन एक्सेस देखिए, जो कोविड के बाद बहुत वो ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। आई थिंक तो ज्यादा करके जो पेन है, वो पेन लार्ज कैप्स में इतना नहीं हुआ है लोगों को। पेन जो है वो मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हुआ है, माइक्रो कैप में बहुत ही ज्यादा हुआ है। उसका करेक्शन जो है वो टाइम करेक्शन से ठीक नहीं होगा, मेरे मेरे ख्याल से, हमारे हिसाब से उसका करेक्शन अर्निंग्स ग्रोथ से ठीक होगा। तो अगर आप देखें जो ट्रेंड है पिछले 10 साल का, अगर आप अर्निंग्स ट्रेंड देखें इंडियन मार्केट में, तो जो लार्ज कैप की अर्निंग्स ग्रोथ है और जो स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ है, उसमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड अभी जो पास्ट में गया है, हाल ही में गया है, उसमें देखेंगे तो शॉर्ट जो स्मॉलर कंपनीज हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो लार्जर कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा थी। लेकिन अगर इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हुई है, अगर थोड़े फैक्टर्स हमारे नेगेटिव हुए हैं, और उन सबको करेक्ट होने के लिए समय लगेगा, तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉलर कंपनीज की है, इसको करेक्ट होते हुए 3-6 महीने से ज्यादा, 100% ज्यादा ही लगेगा। इसीलिए अगर आप और निवेश करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमारा रिकमेंडेशन होगा कि आप लार्ज कैप्स को देखिए, या उन बिजनेसेस को देखिए जिनमें वैल्यूएशन का सपोर्ट हो, या उन बिजनेसेस को देखिए जिसमें एक आपको कुछ सिस्टमिक चेंज दिख रहा है, कंपनी के कॉम्प्लेक्शन में चेंज दिख रहा है, बिजनेस में चेंज दिख रहा है, या मैनेजमेंट चेंज हुआ है, या कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ कुछ अच्छा आने वाला है। तो बेसिकली अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस करिए, और जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो लार्जर कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में काफी सपोर्टिव रहेंगी। स्मॉलर कंपनीज में बहुत चुन 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 के आपको इन्वेस्ट करना होगा। ये रिकमेंडेशन ट्विटर वगैरह को, इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। आपको स्टॉक्स बहुत ही कॉशन के साथ आपको चुनने पड़ेंगे। चुनिंदा रहने का समय है बाजार में। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ। राजेश जी, एक और सवाल लोगों के मन को लगातार मथ रहा है कि जब अर्निंग्स जैसी उम्मीद थी उससे बेहतर आए हैं, Q3 के बजट अच्छा आया है, पॉलिसी से भी अच्छे ही संकेत मिले, तो इंटरनली तो चीज़ें ठीक दिख रही हैं। तो क्या जो आउटफ्लो हो रहा है एफआईज का, या फिर जो बाजार में हम गिरावट लगातार देख रहे हैं, क्या ये एक्सटर्नल रीजंस के चलते हैं? एक ये चीज होगी। दूसरी चीज ये जो अर्निंग्स आए हैं, क्योंकि अब सारे के सारे अर्निंग्स आ गए, मतलब ये सीजन कंप्लीट हो गया Q3 का, आपको सबसे बेटर प्लेस सेक्टर कौन सा दिख रहा है? नहीं अभिषेक जी, सेक्टर अगर आप देखें तो एक तो करेंसी के गिरते, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, और ज्यादा करके इंडिया में आप देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज काफी सेक्टर्स में है, इंडस्ट्रियल्स में है, आईटी में है, हेल्थ केयर में है। तो आई थिंक इसमें से हेल्थ केयर और आईटी जो है, टेक्नोलॉजी, ये दो सेक्टर बहुत ही सपोर्ट, इनको काफी सपोर्ट मिलता है जैसे कि रुपी डेप्रिशिएट होता है। और एक डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर आपको खेलनी है, जो कि हम सब बहुत ही पॉजिटिव हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत स्लो डाउन चल रहा है, तो बट ओवरऑल अगर आप देखें तो अगले 3-5 साल तक डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स दोनों ही बरकरार रहेंगे। तो उसके चलते हुए बैंकिंग एक बहुत ही सरल तरीका है डोमेस्टिक इकोनॉमी खेलने का। तो ओवरऑल ये 3 सेक्टर हैं जिसको हम काफी स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर है, टेक्नोलॉजी है, और बैंकिंग।
टेक्नोलॉजी और साथ ही बैंकिंग, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी डिफेंसिव्स के तौर पर वॉलेटिल मार्केट्स में लगातार संभालने का काम भी करते हैं और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को तो इकोनॉमी की नब्ज, इकोनॉमी का बैकबोन भी माना जाता है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और इस समय जहां बाजार इतने वॉलेटाइल है अपना आउटलुक हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। शुक्रिया, थैंक यू।